स्वयं को जाने एक सार्थक जीवन की ओर। कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। इस चैनल का, इन कॉन्वर्सेशन का एकमात्र उद्देश्य है सकारात्मकता। तो आइए सकारात्मक बने और सकारात्मकता को ही फैलाएं। आज के इस कॉन्वर्सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज जिस व्यक्तित्व से हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, आपकी आवाज़ ही आपका परिचय है। तो आइए आपकी आवाज़ को सुनते हैं और इस चर्चा को उसके बाद शुरू करते हैं और बात करेंगे स्वयं को जाने एक सार्थक जीवन की ओर।
आइए आप सभी के साथ बड़े ही आदरपूर्वक स्वागत करते हैं श्री गौतम काले सर का। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यह अमूल्य समय हमें इस चर्चा हेतु दिया। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी, क्योंकि ये एक इतना अच्छा विषय आपने चुन रखा है कि आपके तमाम सारे इंटरव्यूज़ और जो भी हम आज भी चर्चा करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि हमें और भी बहुत सारी चीज़ें जानने और सीखने मिलेंगी आज। थैंक यू सो मच। आप जब भैया बंदिश गा रहे थे, मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कि हम जब जन्म लेते हैं और मृत्यु तक पहुँचते हैं, जो हमारा टाइटल भी है कितना जिया, ये महत्वपूर्ण नहीं कैसा जिया, तो उस कैसे जीने में हम बहुत सारे पिहरवा से मिलते हैं। yes. बहुत सारे गुरु के कांटेक्ट में आते हैं जो हमें सजाने का काम करते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और आज इस गीत के माध्यम से शायद से हम और आपके भी माध्यम से हम उन गुरुओं के लिए कि आपके कारण हम वारी वारी। सही बात है, सही तो बात। बहुत सुंदर बात कही। तो भैया इसी से मैं आपसे पहला प्रश्न पूछूंगा कि म्यूजिक की फील्ड में आप कैसे इंट्रोड्यूस हुए, कैसे इस फील्ड में आए? संगीत में ऐसा मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है कि जब मैं पैदा होने वाला था तब मेरे फादर अपनी MVSC के एग्ज़ाम दे रहे थे और उसी समय पे जब उनकी पढ़ाई चल रही थी तो मम्मी क्योंकि प्रेग्नेंट थी तो रात में नींद नहीं आती थी, तो हम लोग जेल रोड पे तब रहते थे और हम लोगों के घर के बिल्कुल सामने एक मित्तल फैमिली रहती है और वहाँ पर वो गज़लें और ये सब वो बजाया करते थे। तो जब नींद नहीं आती थी तो मम्मी बाहर बैठ के वो गज़लें सुना करती थी। तो एक वो मुझे मम्मी पापा से पता पड़ा। दूसरा ये कि मेरे फादर खुद, जो कि मेरे पहले गुरु भी हैं, उनसे वो खुद बहुत अच्छा गाते हैं, वो बहुत अच्छा तबला भी बजाते हैं। तो एक वहाँ से भी मेरा म्यूज़िक के साथ शायद इंट्रोडक्शन हुआ। मेरी मम्मी जो है वो साहित्य की तरफ उनका रुझान है, वो कविताएं कहानियाँ पढ़ना लिखना वो इसमें है। तो मुझे लगता है कि वो शायद उसी समय में म्यूज़िक मेरे कानों पे शायद पड़ चुका था। और फिर जब मैंने जन्म लिया, फिर उसके बाद मैंने 3-3.5 साल की उम्र से गाना शुरू कर दिया था और एक शायद वो 2.5 साल की एक रिकॉर्डिंग है, मुझे ध्यान नहीं, पर मैं बहुत छोटा हूँ उसमें, अपने इंदौर नगर निगम के इसमें मुझे मेरे फादर का कुछ एक प्रोग्राम था और उसमें मैंने सारे जहाँ से अच्छा गाया था। उसका वीडियो भी है मतलब पापा के पास। तो वो फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू स्टेज था मेरा कि भाई छोटा एक बच्चा गाता है ऐसे करके। तो म्यूज़िक चूँकि फैमिली में था, मेरे फादर बहुत अच्छा गाते हैं, सब करते हैं, म्यूज़िक लवर हैं, तो फैमिली में म्यूज़िक होने के कारण मुझे लगता है वो इंट्रोडक्शन म्यूज़िक का तभी से शुरू हो गया था। आप सभी व्यूअर्स को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हम में से बहुत लोग गौतम सर को म्यूज़िक की वजह से जानते हैं, पर एक ऐसी फील्ड है जिसे हॉर्स राइडिंग कहते हैं, जिसके बारे में हमने सबने सुना है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि गौतम सर ने हॉर्स राइडिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट करा है नेशनल लेवल पे, और लिम्का बुक में भी कुछ ऐसे कारनामे कर रखे हैं कि आपका नाम लिम्का बुक में भी आया हुआ है। भैया क्यों ना आप थोड़ी सी हॉर्स राइडिंग की बात करें और उसके एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। ज़रूर। यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि आई एम वेरी लकी दैट वे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमारे पास 2 चीज़ों का ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है मतलब चॉइस नहीं है कि हम कहाँ जन्म लेंगे और हमारा गुरु कौन होगा। आप ठीक है, आप सोच सकते हैं कि मैं इनसे ये मेरे गुरु बन जाए, वो गुरु बन जाए, बट नहीं हो पाता है। वो स्टार सारे वो इकट्ठा होके और आपको उस दिन वहाँ पहुँचा देते हैं, ऐसा मुझे बहुत लगता है और मुझे ये सच भी लगता है। तो आई एम सो फॉर्चुनेट कि मुझे एक ऐसी फैमिली में जन्म मिला जहाँ पर ये सब चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ रादर। तो मेरे फादर खुद भी बहुत अच्छे हॉर्स राइडर हैं। उन्होंने कॉलेज टाइम में NCC वगैरह करते थे और उन्होंने बहुत राइडिंग उस समय पे, उन्होंने भी एंड्योरेंस राइड, वो भी नेशनल्स खेले हैं, बट ही यूज्ड टू रिप्रेजेंट मध्य प्रदेश पुलिस क्योंकि उसी से थे। तो मैं जब छोटा था, 4 साल का था, तो इंदौर में एक, तब वो सीतामऊ के हिजाइनस हैं श्री KS राठौर जी, और जो DG होके रिटायर हुए मध्य प्रदेश पुलिस के। तो एक बार ऐसे ही अपने पापा के साथ, छोटा बच्चा जैसे अपने पापा के ऑफिस में जाता है, तो मैं भी घोड़े हैं तो देखने चला गया था और उन्होंने पापा से कहा कि डॉक्टर साहब आप इसको बिठाओ इस पे। उनकी एक पोनी थी, सिंड्रेला नाम था उसका। तो मैं बैठ गया, थोड़ा चला वला भी लिया, फिर एक घोड़ा उस पर भी बैठा। तो वो हुआ क्या कि वो जो घोड़ा था वो लेके मुझे भाग गया और मैं ऐसे, वो मुझे याद है इंसिडेंट्स आज भी कि मैं पापा ऐसे चिल्ला रहा था और फाइनली वो उसके स्टेबल में आके रुका और मैं गिर गया। तो जो राठौर अंकल थे उन्होंने मुझे बोला कि बोले ऐसा है, हमारे यहाँ का एक नियम है
कि अगर कोई दूसरे दिन अगर राइडिंग करने आ जाता है गिरने के बाद, तो पहली बात तो ये कि सबके लिए मिठाई लेके आता है, तो कल लाओगे ना मिठाई? तो मैंने कहा हाँ लाऊंगा। और मैं फिर जिद करने लगा पापा से, नहीं मैं तो चलूंगा। और पापा मुझे ले गए, भाई मिठाई ले गया, सबको खिला और मेरी राइडिंग शुरू हो गई। और अगेन मेरे पिताजी मेरे गुरु वहाँ भी रहे, राठौर अंकल जो कि इंटरनेशनल लेवल के हॉर्स राइडर हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत सिखाया। और मैं बेसिकली, मुझे ऐसा लगता है कि 12-13 साल की उम्र तक आई वॉज अ हॉर्स राइडर देन अ म्यूजिशियन। मैं बहुत राइडिंग, मैं दिन के 6-6 घंटे हॉर्स राइडिंग किया करता था। और मैंने बहुत नेशनल्स और ये सब खेला, अवार्ड्स भी सब मिले, ऑल गॉड्स ग्रेस, मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग सब हुआ। तो ऐसे करते 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 बट मुझे जो उससे एक बहुत अच्छी चीज़ अपने लाइफ में मुझे मिली वो ये मिली कि आप जब किसी लाइफ के साथ काम करते हो और वो भी एक एनिमल हो, तो आपको बहुत सीखने मिलता है। ये आप तब नहीं समझते हो, मतलब मैं जब बहुत छोटा था तब मुझे नहीं मालूम था। यू वोंट बिलीव, जो एक घोड़ा था जिसको मैंने सबसे ज़्यादा चलाया और जिसका कि मैं आई एम वेरी ऑनेस्ट दिस टाइम कि वहाँ पर ऐसे होता था जब हम नेशनल्स के लिए जाते थे, अलग अलग स्कूल से सब आते थे, तो एक्चुअली ये पूछा जाता कि गौतम है क्या? बोले हाँ है। और बालम है क्या? तो बोले हाँ बालम भी है। तो बोले चलो फिर 2nd-3rd पोजीशन ही देखते हैं। आई एम वेरी ऑनेस्ट, वो घोड़ा ही ऐसा था और मेरा और उसका ऐसा कुछ जेलिंग था कि वो किसी और से नहीं चलता था, वो सिर्फ 2 ही लोगों से चला, एक मेरे फादर से और एक मुझसे। उनको भी उन्होंने बहुत, उस हॉर्स ने मेडल्स दिलाए और मुझे भी दिलाए। तो मैं उसके साथ जब रहा, मैंने उसको देखा, वो मेरे साथ ऐसे खुला घूमता रहता था। मैं इतना सा, मेरे पीछे एक बिस्किट के पीछे मैं पता नहीं कहाँ घुमा के ले आता था उसको। सो वो तब तो ठीक है, वो एक खेल था उस टाइम, बट आज मैं जब उस पूरी चीज़ को देखता हूँ अपने लाइफ में, जब मैं देखता हूँ, तो वो एक एसोसिएशन मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरह से मैं राइडिंग में भी आया। इसके ऊपर तो मैं बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे ऐसे एक्सपीरियंस, दिन में मैं 6-6 बार गिरा हूँ, 6 बार गिर रहे हैं, मतलब यहाँ लगी, मतलब मेरी टीचर्स, जो स्कूल टीचर्स थी, वो पूछती थी अगर मेरे कहीं पट्टी नहीं बंधी हो, बोले राइडिंग बंद कर दी क्या गौतम? तो इतना गिरते थे, फिर बैठते थे, फिर वो होता था। तो मतलब गिर के उठना, फिर गिरना, फिर उठना, ये हम आज, तब तो मैंने किया है, तब मालूम नहीं था क्या हो रहा है, पर आज वो समझ में आता है कि वो सारी चीज़ें शायद भगवान ने मुझसे ऐसी करवा ली जो आज मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे हेल्प करती हैं। तो मैंने बहुत राइडिंग की, मुझे अपने मध्य प्रदेश को, इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका भी मिला। तो इस तरह से बस राइडिंग चलती रही और फिर डेस्टिनी कहेंगे उसको, मुझे लगता है कि फिर चीज़ें ऐसी मुड़ गई। आपको इसमें एकलव्य पुरस्कार भी था? हाँ, मुझे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का जो अपना जो जूनियर्स के लिए जो एक अवार्ड होता है, वो एकलव्य अवार्ड होता है, वो मुझे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने दिया मुझे। आप कुछ कह रहे थे और मैंने बीच में। और बस फिर ये राइडिंग जब चलती रही और फिर एक मोड़ आ गया, अगेन ऑल डेस्टिनी, कि वो ऐसे मुड़ गए बस। तो फिर अब आज ये सब हो पा रहा है। थोड़ा सा लिम्का बुक के बारे में। हाँ, लिम्का बुक, एक्चुअली जब मैं म्यूजिक में आया कपिल, तो मुझे ऐसा लगा कि अब राइडिंग छोड़ना ही पड़ेगी। मतलब वो एक ऐसी चीज़ थी लाइफ की जो मैं छोड़ना नहीं चाहता था। आज भी मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे थोड़ा भी मौका कहीं मिल जाए तो मैं शुरू कर देता हूँ राइडिंग। बट दोनों फील्ड इतने डिफरेंट हुए क्योंकि वहाँ पर धूल उड़ती है, सब होता है, गले का ध्यान रखना वगैरह वगैरह सब। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करता हूँ जिससे कि मैं अपने एक राइडिंग की एक बहुत अच्छी मेमोरी खुद के लिए मैं बनाऊँ। तो मैंने सोचा क्या करें, तो प्लान किया कि 24 आवर्स, एक दिन पूरा नॉन स्टॉप राइडिंग करते हैं। तो अकेले करने लगा प्रैक्टिस, पर उसमें मुझे ऐसा लगा कि अकेले मैं कब तक करता रहूंगा, बोरिंग होगा। तो मैंने एक अपने कुछ, जो मेरा स्कूल जहाँ से मैंने स्कूलिंग की, इंदौर पब्लिक स्कूल, तो मैंने वहाँ पर इसको प्लान किया। तो वहाँ की कुछ स्टूडेंट्स, कुछ और जो लोग वहाँ राइडिंग सीखने आते थे, वो लोग भी ऐसे करके हमारी 5-6 लोगों की टीम बनी और हम लोगों ने सबने मिलके वो एक 24.30 आवर्स का एक लिम्का रिकॉर्ड किया हम लोगों ने। और उसमें अगेन बहुत अच्छी बात थी उसमें कि उसमें घोड़ा 24 घंटे नहीं चलता है, 24 घंटा हमें चलना है। तो एक राइडर के पास 5 घोड़े होते थे। अच्छा। और आपको 1 घंटा एक घोड़े को चलाना है, सो दैट फर्स्ट हॉर्स यूज्ड टू गेट 5 years रेस्ट, और फिर शिफ्ट करना है। तो ऐसे करके हमने वो रिकॉर्ड किया और अभी तक वो टूटा नहीं है रिकॉर्ड, ऐसा मुझे लगता है। तो बना हुआ है रिकॉर्ड। तो अगेन इट्स गॉड्स ग्रेस कि ये हो पाया। थोड़ा सा मैं आपको 20-25 साल पहले ले जाता हूँ, और जब आप म्यूज़िक में लर्निंग कर रहे थे और अब आज आपने ये मुकाम प्राप्त करा है। आज यदि हम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात करें या अप्रोच की बात करें, हम लोग इजीली पहुंच पा रहे हैं, हमारी रीच बहुत कम टाइम में हम बहुत आगे तक पहुंच पा रहे हैं। आपने जो पुरानी मतलब जो ये रिसोर्सेज थे,
इन विषम परिस्थितियों में भी आपने चीज़ों को टर्न करा और आज आप यहाँ पर पहुँचे। आज हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेस हैं और आज के यूथ को भी म्यूज़िक में जाने की इच्छा है। तो आपका क्या सजेशन रहेगा कि जो विषम परिस्थिति आपने देखी उनको आज का स्टूडेंट म्यूज़िक फील्ड का कैसे कैपिटलाइज कर सकता है और कहाँ पहुँच सकता है? मतलब व्हाट इज़ योर थॉट ऑन दिस? जब मैंने म्यूजिक शुरू किया, सीखना शुरू किया, तो बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब मैं सोच रहा हूँ तो इतनी सारी चीज़ें दिमाग में, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं गा रहा था तो मेरे साथ तबला बज रहा था। तो ये इलेक्ट्रॉनिक तबला तब था ही नहीं जब मैंने सीखना शुरू किया था, और अगर था तो इट वॉज इन वेरी बैड शेप। मतलब उसमें से ऐसी, जैसे अभी तो धा दिन दिन ना सुनाई पड़ता है, पर तब जो तबले आते थे उसमें सुनाई पड़ता था डिंग टिंग 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 डिंग टिंग, ऐसी ऑड वॉइस थी। वो बहुत जमता ही नहीं था। क्या करें, तबला चाहिए। अब मेरे तो पापा बजाते थे, पर कभी पापा टूर पे बाहर हैं, अब तबला चाहिए, कौन आएगा? मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, भाई आप आओगे क्या, आप आओगे, अरे मैं बिजी हूँ, अरे ये वो है, अरे कैसे करोगे ताल? फिर वही अगेन गिनती हाथ से कर रहे हैं, समझ रहे हैं, लिख रहे हैं। जो आज के स्टूडेंट्स मैं तो सिखाता हूँ तो देखता हूँ जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मिसिंग, कि कोई लिखता नहीं है। और मैं मोबाइल पे लिखने को लिखना नहीं मानता हूँ, सच कहता हूँ, कोई नहीं लिखता है आजकल। आजकल सबको सर लिख लिया ना, मैंने कहा क्या लिखा बताओ, तो वो लिख तो लिया है, बट हम लोग क्या, वो दादिन दिन ना चार चार के बाद लाइन खींचना, स्केल होती थी या तिरछी, मतलब व्हाटएवर जो भी था। तो ये जो टेक्नोलॉजी ने कुछ अच्छा भी किया है, उस पर भी मैं बात करूंगा, बट जो ठीक नहीं हो रहा है वो ये हो रहा है, आपको व्हेन इट इज रिटन बाय योर ओन हैंड, तो वो एक अलग आपको समझ में आता है। तो वो हम करते थे बैठ बैठ के, ताने बन रही हैं, तो ताने जो बन रही हैं वो लिख रहे हैं पहले तो, फिर गा रहे हैं, फिर लिख रहे हैं। शुरुआत ऐसे ही होती है। तो एक चीज़ ये लगती है कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तानपुरा भी बहुत बाद में, यही जो मैनुअल तानपुरे हैं यही बजाते थे। फिर अब इसको सुर में मिलाना, तो वो सुर कहाँ से लें? तो हारमोनियम का कोई साल लगाएगा, फिर मैं मिलाऊंगा, फिर उतर गया तो फिर 1 मिनट यार, फिर साल, कैसे करोगे आप? ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बट ये आपको करना होती थी। तो इससे बाहर निकले। फिर सेकंड, आज अगर हमें या किसी भी स्टूडेंट को, मैं कहता हूँ किसी भी आर्टिस्ट को, अगर उसको सुनना है उनका, और एक्स राग, कोई भी राग सुनना है, तो ही इज, मतलब 1 सेकंड लगेगा, वो जाके लिखेगा और उसको मिल जाएगा। हमको सुनना है, उस समय पे कैसेट खरीदना पड़ती थी, और कैसेट इंदौर में सच में नहीं मिलती थी, क्लासिकल की नहीं मिलती थी। अभी क्या करो, फिर नहीं मिल रही है, बैठे हैं दिनों दिन यहाँ पे, किसी कैसेट भैया ला देना। आप ढूंढ रहे हैं ऐसे लोग जिनके पास कैसेट्स हैं, जो बॉम्बे दिल्ली बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जाते, उनसे कैसेट, फिर वो डब करवा रहे हैं, फिर कैसेट ख़राब हो रही है, फिर रील टूट गई है, फिर उसको चिपका के जोड़ रहे हैं, फिर रील, फिर कैसेट को खोल खोल के, फिर उसको, फिर एक राग सुनने मिल रहा है किसी का आपको। क्योंकि मैं राइटिंग करता था, तो कभी हम उस पर और बात करेंगे, पर एक जस्ट बता रहा हूँ कि मैं बॉम्बे गया तो वहाँ पे किसी ने बताया यहाँ रिदम हाउस है। तो रिदम हाउस में जब मैं गया तो मैं पागल हो गया। वो पूरी कैसेट्स ही कैसेट्स थी चारों तरफ। मैंने कहा अरे ऐसे भी कुछ होता है क्या? मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 1992, मैं 10 साल का था। हम लोग के नेशनल्स महालक्ष्मी रेस कोर्स और रिदम हाउस अभी भी है बॉम्बे में। तो मैंने वहाँ पर जिद करके अपने पापा से, यू वोंट बिलीव, मैंने गुरुजी की 5,500 की कैसेट्स खरीदी थी कि मुझे तो चाहिए ये सब सुनने के लिए। और भी आर्टिस्ट की खरीदी थी, बट इट वाज मेजरली गुरुजी की, उनकी। तो ऐसे फिर वो लाए, फिर उनको सुन रहे हैं, फिर उस पर रिसर्च हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी, अब आपको ट्रैवल, अब आपका प्रोग्राम है, कहीं जाना है, अब अगेन पापा है तो ठीक है, नहीं तो टैक्सी ओला थोड़ी बुक होती थी। अब टैक्सी वाले को रोक रहे हैं, अब लेट हो गए। एक जैसे हम लोग आज इंटरव्यू पे बैठे हैं, मैं एक इंटरव्यू पे शनि मंदिर के पास में कोई थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, बट एक इंटरव्यू के लिए, तुमको विश्वास नहीं होगा, मैं वहाँ पर 8 बजे पहुँचा था और सुबह 6 बजे तक वो इंटरव्यू मेरा चला। उसके जो भी कारण थे, मतलब उसका कंटेंट इतना मजबूत नहीं निकला, तो वो इंटरव्यू बाहर, शायद मुझे नहीं पता वो आया कि नहीं आया, बट बैठे हैं, कैमरे लग रहे हैं, क्योंकि वो बड़े कैमरे होते थे वो कैसेट वाले, वो लग रहे हैं, वो उधर से लाइट चली गई, फिर वायर जुड़ रहे हैं, वो इसका फिलामेंट टूट गया, तो वो रात में ढूंढ रहे हैं। मतलब आप सोचो ना, हर स्टेप पे कहीं ना कहीं आपको इस तरह से
प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको अपने गुरुजी के यहाँ सीखने जाना है। जैसे मैं इंदौर में मैंने जैसे सबसे पहले शुरुआत पापा से की, फिर कुंदा जोशी जी हैं हमारे यहाँ, उनसे मैंने सीखा, विदुषी कल्पना जोकरकर जी से सीखा, पंडित वीजी रिंगे जी से सीखा, और फिर गुरुजी के पास बॉम्बे। तो इंदौर में जिनसे सीखा अब उनके पास जाना है आपको। तो नगर सेवा चलती थी अपने यहाँ, अगर याद हो तुमको तो नगर सेवा से जाते थे, भीड़ हो रही है ऐसे, मतलब धक्के लग रहे हैं, वहां जाके गाना है अपने को बैठ के। फिर बॉम्बे अगर जाना है तो अभी थोड़ी ये वॉल्वो बसेस और ये सब चलती थी, अब वो सेमी स्लीपर बसेस चलती थी, नॉन एसी। अच्छा, ट्रेन के रिजर्वेशन इतने होते नहीं थे। तो अच्छा, गुरुजी का प्लान जैसे ही पता पड़ा, अच्छा कल आ जाओ, तो तुरंत निकलना है, वो मिस नहीं कर सकते अपॉर्चुनिटी आप। तो ऐसे करके बहुत सारी छोटी, पर मुझे ऐसा लगता है, अगेन आई वुड कम ऑन टू द सेम पॉइंट, कि तकलीफ होना चाहिए। ये मेरी, जब मैं सिखाता हूँ आजकल बच्चों को, तो मैं ये सोचता हूँ कि नहीं यार, इसको परेशानी नहीं हो, मैं मेरा कुछ उठा के दे देता हूँ, देखो इसमें से लिख लो, ये कर लो। पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगने लगा है कि तकलीफ होना चाहिए, बिना मतलब नो पेन नो गेन जो कहते हैं, मुझे लगता है ये बिल्कुल सही बात है कि किसी भी तरह की हो, तकलीफें अगर हो रही हैं तो होनी चाहिए, उससे ही आई थिंक मुझे लगता है आप निखरते हो। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। आपने जो एंड जो इस बात को समअप करा कि वो सारी पॉसिबिलिटी अब है जो आपकी विषमता है, आपने जो देखी, और इस पॉसिबिलिटी में भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि थोड़ा सा स्ट्रगल करें, थोड़ी सी मेहनत करें, मेहनत जाने, स्ट्रगल भी नहीं, मेहनत करें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही साधनों का उपयोग करते हुए, और आप बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुत सुंदर। गौतम भैया, हमने ये जन्म लिया है, इसमें खाना खाना, पैसे कमाना और दैनिक दिनचर्या के कार्य करना, ये जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर ये जीवन का उद्देश्य क्या है, आपको क्या लगता है? ये कोई मात्र एक संयोग है और हम आ गए हैं, या ये कोई स्वर्णिम अवसर है? दोनों बातें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जितने भी इस धरती पर लोग हैं, जितने भी मैं कहूँगा लिविंग बीइंग्स हैं इस धरती पर, वो किसी कारण से ही हैं। विदाउट रीजन मुझे तो नहीं लगता कोई यहाँ पे। उदाहरण लेते हैं, सचिन तेंदुलकर 10वीं शायद पढ़ाई किए या पता नहीं, कौन पूछता है बताइए सचिन तेंदुलकर जी से आज कि कितने नंबर थे 10वीं में, 9वीं में क्या किया, 5वीं में क्या हुआ, कौन पूछता है? कोई भी बात नहीं। भारत रत्न लता मंगेशकर जी की बात करिए, पता नहीं उन्होंने एजुकेशन में क्या किया है, कोई पूछा उनसे जब तक वो थे? मेरे गुरुजी पढ़े ही नहीं है ये भी कहना, क्योंकि वो एक रेस्टोरेंट आता था, वहाँ पे बेगम अख्तर जी की गज़लें लगी रहती थी, वो वहीं रुक जाते थे, स्कूल ही नहीं जाते थे, ऐसा उन्होंने ही बताया कई बार। कौन पूछेगा कौन सी पीएचडी हुई आपकी? उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित भीमसेन जोशी जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी, और ऐसे हर फील्ड के, अमिताभ बच्चन। तो मुझे ऐसा लगता है, और हम और तुम भी, हम सबके पास उद्देश्य है। उद्देश्य वो बड़ा छोटा नहीं मानता हूं मैं, उद्देश्य है हमारे पास। आज क्यों तुम मेरे साथ ये बात करने बैठे हो या और लोगों से बात कर रहे हो? क्या हुआ ऐसा? अचानक क्या हो गया? ये कहां से आ गया? और तुम ये काम जैसे अभी तुमने कहा कि 1.5 साल से कर रहे हो, हम और तुम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। क्यों मैं आज ही तुमको मेरी याद आई? नहीं, ऐसे क्यों हुआ भाई? पहला भी तो मैं हो सकता था, क्यों मैं पहला नहीं हुआ? या मैं और बाद में भी तो हो सकता था कि तुम कहते अरे मैं क्या करूं, बस नहीं आ पाया, फिर मैं आज ही क्यों यहाँ हम लोग बैठे? अगेन कुछ रीजन है, वो हमें नहीं पता लग सकता ऐसा मुझे लगता है, या ये बाद में पता लगेगा। मैंने हॉर्स राइडिंग इतनी की मैं बता नहीं सकता, और मैं हमेशा कहता था कि आई विल बी इन आर्मी और आई विल बी अ प्रोफेशनल हॉर्स राइडर, और मैं बन सकता था। आई हैड ऑल द क्वालिटीज। क्यों नहीं हुआ? मुझे म्यूजिक कभी सिखाना ही नहीं था, ये मैंने कईयों बार बोला है। मैं सिखा रहा हूं, क्यों? मुझे गुरुजी 6 साल के स्ट्रगल के बाद मिले, क्यों? तो हम सब लोग एक उद्देश्य के साथ हैं। अब उद्देश्य के साथ जो तुमने दूसरी बात बोली कि एक स्वर्णिम अवसर है, मुझे ऐसा लगता है कि अब अगला जन्म या पिछला जन्म, ये हमें तो पता नहीं लग सकता। इस बात पे बहुत लोग बातें करते हैं इस विषय में, पर पता नहीं, मेरा थॉट बहुत क्लियर है कि अननेसेसरी इस विषय में नहीं उलझना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हर किसी का कुछ सीक्रेट होता है। तो शायद ये गॉड का सीक्रेट है, ये भगवान का सीक्रेट है, और हम उसको अननेसेसरी भिड़ रहे हैं जाके। मुझे ऐसा लगता है नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगेन तो उस सीक्रेट को छोड़ देते हैं ना, क्या हो गया?
मेरी भी कुछ सीक्रेट चीजें हैं। अब तुम पीछे नहीं नहीं आप तो बताओ, नहीं नहीं, अब थोड़ी देर बाद मैं इरिटेट हो जाऊंगा, बोलूंगा यार कपिल ठीक है ना, मतलब, या मैं झूठ बोल दूंगा अगेन कि अब ठीक है यार, अब इतना सब कैमरे वैमरे लगा के कपिल इंटरव्यू कर रहा है, झूठ बोल दो अभी तो बाहर आ जाए। तो वो सीक्रेट क्यों छेड़ना किसी का? तो मुझे ऐसा लगता है ये भगवान का सीक्रेट है कि अब आगे तुम घोड़ा बनोगे, जानवर बनोगे, मतलब क्या होगा आई डोंट नो, मतलब जो भी, या पिछले जन्म में तुम बंदर थे और तुम्हारी ये व्हाटएवर। आज हम लोग यहाँ हैं, आज मुझे गाना सिखाने का काम शायद भगवान ने दिया है, किसी को झाड़ू लगाने का काम दिया है, किसी को कैमरा हैंडल करने का काम दिया है, किसी को गाड़ी चलाने का काम दिया है, किसी को देश चलाने का काम दिया है, किसी को, तो सबको काम दिए हैं। अब उस काम को आप कैसे करते हो ये आपके हाथ में। मैं ये नहीं कहता कि आप गलत काम करोगे तो अगले जन्म में आपको बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगी, मुझे नहीं लगता, मुझे क्या पता कि मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया था, बुरा किया था, तो आई एम कंफर्टेबल, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, और तकलीफ है तो मैंने पहले कहा होनी चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एवरीथिंग इज वेरी सिंपल। अगर डिफिकल्ट है तो वो तुम और हम बनाएंगे। अब मुझे अगर मान के चले गाना सिखाने का सब प्लान ही वैसा है भगवान का, अब मैं बोले नहीं मैं तो राइडिंग करूंगा, अब तो करो, फिर सक्सेस रेशो नीचे जाएगा तो मैं परेशान होऊंगा, चिड़ होगी मुझे, फ्रस्ट्रेशन आएगा, डिप्रेशन होगा, तो ये किसने मोल ली? मैंने ही ली ना, मतलब। तो हम क्यों किसी प्लान को डिस्टर्ब करें? तो मुझे ऐसा लगता है हम लोग ऑफ कोर्स यहाँ एक उद्देश्य के साथ हैं, उद्देश्य सबके अलग अलग हैं। हाँ, हम उस उद्देश्य को कितने बेस्ट पॉसिबल वे में हम कर सकें, बस इस पे ही ध्यान होना चाहिए। और कुछ चीजें ऐसी जो कंपलसरी है, सांस लेना कंपलसरी है, खाना खाना कंपलसरी है, वैसे ही पढ़ाई करना कंपलसरी है। अब अगर वो पढ़ाई, जैसे मैंने सचिन जी का उदाहरण दिया, वो 10वीं में रुक गई तो ठीक है, फाइन, वो वैसा डेस्टीन था, और मेरी लाइफ में मुझे पीजी तक पढ़ना था तो मैंने पढ़ भी लिया। तो अननेसेसरी मेरे से सब लोग कहते हैं और फिर पढ़ाई भी तो करना है सर, फिर मतलब हाँ तो पढ़ना है यार, मतलब वो नहीं, मतलब क्या है ऑल्टरनेट बताओ? कोई ऑल्टरनेट नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, ऐसा सुना है मैंने, आई डोंट नो, हम लोग ऑन कैमरा बात करें, बट फिर भी मैंने ऐसे सुना है कि कुछ लोग डिग्री विग्री मिल जाती है सबको कहीं से। हाँ तो ठीक है, मिल जाती तो बहुत बढ़िया है, उसकी किस्मत में थी वो वैसी डिग्री, पर उससे जब हम बात करेंगे भी किसी विषय पे तो वो उसको, तो मुझे तुमने जो दोनों बातें कही, मैं तो उन दोनों को मानता हूं कि हम लोग यहाँ किसी उद्देश्य के साथ हैं और ये स्वर्णिम अवसर है, हम जितना बेस्ट करें और चलते रहे। हम चूंकि उद्देश्य की ही बात कर रहे हैं और आपने इतना अच्छा इंस्टीट्यूट गुरुकुल संगीत जो आपने स्टार्ट करा है, इसकी बात करते हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप इसमें क्या प्लान कर रहे हैं, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? संगीत गुरुकुल के लिए मेरा एक बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही सिंपल है वो, कि एक ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर कोई म्यूजिशियन, स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल म्यूजिशियन हो, वो वहाँ जाए और उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो म्यूजिक के लिए या किसी भी क्रिएटिव फील्ड के लिए ज़रूरी है, वो माहौल मिल जाए। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव मैंने ये रखा। सेकेंड ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने, क्योंकि जैसे तुमको पता भी है कि इसमें मेरे साथ अदिति का बहुत बड़ा रोल है, एवरीथिंग शुड बी प्रोफेशनल। म्यूजिक में, क्लासरूम में एसी क्यों नहीं हो? बताओ मुझे, क्यों नहीं होना चाहिए? भाई कोई मैथ्स पढ़ता है, ये पढ़ता है, तो उसके इसमें आप एसी लगाएंगे, और जब कोई म्यूजिक पढ़ने आएगा, नहीं एसी नहीं होना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? उसने क्या गुनाह किया उसने बेचारे ने? नहीं, पसीना बहना, नहीं क्यों बहना चाहिए? मुझे एक रीजन चाहिए क्यों बहना चाहिए। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि पसीना जब बहेगा तो मेरा ध्यान पसीने पे जाएगा इधर, उसकी बजाय अगर मैं कंफर्टेबल माहौल रखूंगा तो मैं ज्यादा सीख पाऊंगा ना, मैं डिस्टर्बेंस नहीं होगा मुझे। मैं प्रिंटेड फॉर्म में कई बार बेसिक नोट्स जो होते हैं, बेसिक नोट्स मैं प्रिंटेड फॉर्म में दे देता हूँ। नहीं ये नहीं देना चाहिए, इससे नहीं, क्यों? बाकी टेक्स्ट बुक्स तो हर स्कूल से दी जा रही है, और म्यूजिक में नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? हारमोनियम पे रियाज क्यों नहीं करना चाहिए? अगेन, सब चीजों का कुछ डिविजन्स है। हारमोनियम का कहां तक इस्तेमाल करना चाहिए, तानपुरेब का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जो मैंने आपको वो दिए। तो मैंने यहां ऐसा कुछ रखा है कि यू शुड बी कंफर्टेबल वाइल लर्निंग कंफर्टेबल होना चाहिए। थर्ड ऑब्जेक्टिव मेरा और अदिति का, स्टेज मिलना चाहिए। म्यूजिक में अमूमन ऐसा कहा गया है, जब आप 50 के होगे उसके बाद आप परफॉर्म करिए। आजकल तो लाइफ स्पैन ही शॉर्ट हो गया है यार।
आज आप और हम कितनी चीज़ें सुनते हैं। अभी सुना मैंने 2 दिन पहले, कोई 20-22 साल का कोई लड़का था, उसको हार्ट अटैक आ गया। अब अगर वो बहुत अच्छा गायक होता तो ही वो 20-50 साल तक वेट करेगा, मतलब नहीं, दिस इज रॉन्ग। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, विदाउट डिस्टर्बिंग द रूट्स, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि रियाज करने का शॉर्टकट है, आप 12 घंटे का रियाज 2 घंटे करो, मैं नहीं कहता, मैं बिल्कुल भी ये कुछ नहीं कहता। मैं मेहनत, अभी मैंने थोड़ी देर कहा, तकलीफ होना चाहिए, आप मेहनत करो, पर हमें ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होना चाहिए, स्ट्रगल्स जो ये वाले हैं जो वेस्ट है, मतलब इट इज़ वेस्ट, बस वो हम साइड कर दें और कंसंट्रेशन हमारा हमारे गोल पे हो जाए। मैं हमेशा कहता हूँ सिंगल गोल, बॉडी एंड सोल। सिंगल गोल, बॉडी एंड सोल। तो आप पूरे ऐसे लगे रहो, वो गोल कोई भी हो सकता है, मैं उस पर बात नहीं करता। तो गुरुकुल का तो गोल यही है कि हम एक कंफर्टेबल, एक ऐसा अरीना बनाए जहाँ पे सब लोग आए, खूब अच्छा गाए बजाएं, मजा करें, आप एंजॉय करो उस चीज को। टेंशन अरे मेरा सुर लगेगा, हाँ लगेगा, मेहनत करो, बट वन फाइन डे यू शुड एंजॉय ऑल्सो। उसका मजा भी तो लेते आना चाहिए म्यूजिक का। तो हम बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं यहाँ पे, बच्चों के साथ बैठते हैं, बहुत मजा आता है, वी एंजॉय लाइक एनीथिंग। तो गुरुकुल का सिर्फ यही उद्देश्य है। और अच्छा इंसान जो अच्छा गायक प्लस अच्छा श्रोता, ये अगर भगवान का, गुरु जी का, सबका आशीर्वाद रहा और ऐसे अगर यहाँ से सब लोग निकलते गए, तो मुझे अच्छा लगता है कि एक अच्छा क्लास ऑफ सोसाइटी, एक बंच बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा, जो कि आगे फिर हेल्प करेगा। तो ऐसे बहुत बेसिक छोटे छोटे, और क्लासिकल म्यूजिक का ही एम है। हम लोग लाइट म्यूजिक से, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं तो खुद गज़लें गाता हूँ और कंपोज करता हूँ। मुझे बहुत फिल्म म्यूजिक का शौक है। हमारे घर में मेरे पिताजी तो अगर किसी फिल्म गाने की लाइन में अगर एक ऊंचा नीचा कर दिया ना, तो पूरे घर में कहीं भी आवाज़, अरे ऐसा नहीं है, वो ऐसी आवाज़ आ जाती है। तो ऐसा भी है, तो मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है। बट क्लासिकल म्यूजिक क्योंकि वो हमारा है, तो उसको जितना प्रचार प्रसार कर सकें, जितना सब लोगों तक पहुंचा सकें, वो तो ये छोटे छोटे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। वन ऑफ माय लास्ट क्वेश्चन। यस। और अब हम चलते हैं परम आदरणीय पंडित जसराज जी की तरफ, कि जिनको आपने फिजिकल प्रॉक्सिमिटी आपकी उनसे रही काफ़ी समय तक। हम सभी उनको संगीत क्षेत्र से तो जानते ही हैं, पर ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे आप बहुत इम्प्रेस हुए उनकी, और जो आपको लगता है कि यस, ये म्यूज़िक से अलग हटके, ये क्या है? हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे पहली चीज जो गुरुजी की, म्यूजिक को साइड में जैसे तुमने कहा रखें, आप कितने सिस्टमैटिक हो सकते हो, आप कैसे किसी दिनचर्या को फॉलो कर सकते हो, रूटीन को, सीखने जैसा। कुछ भी हो जाए, वो उनका जो रूटीन है वो एकदम लाइन से फॉलो करते थे। दूसरा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले, अभी पिछले क्वेश्चन में कहा, ही यूज्ड टू एंजॉय हिज थिंग्स। वो एक छोटे से छोटा इंटरव्यू भी एंजॉय करते थे, मजा आता था उनको। तीसरा, उनको इलेक्ट्रॉनिक के जो गैजेट्स और ये सब होते हैं, इनका बहुत शौक उनके पास होते। उनके पास डिजिटल फ्रेम होती थी, हमने देखी। उनके पास जो रीसेंट आईफोन्स होते हैं वो यूज करते थे वो। एक टाइम पे, ये बात मैंने किसी से कभी कही नहीं है, आज तुमको याद आई तो बताता हूँ। एक बार गुरुजी भोपाल में आए थे और कोई मिलने आए गुरुजी से, तो बात कर रहे थे, तो उन्होंने वो नंबर बता रहे थे अपना। तो मुझसे कहते, अरे गौतम, ये नंबर नोट कर दो, और अपना मोबाइल दे दिया। और वो ब्लैकबेरी का QWERTY कीबोर्ड वाला कोई मोबाइल था। ब्लैकबेरी तो मैंने कभी यूज किया नहीं यार। मैं कहा, जी गुरुजी। अब हिम्मत ही नहीं पड़ेगी मुझे, या मैं कहा गुरुजी आप थोड़ा, अरे फोन चलाते हो वैसे कर लो। वो क्योंकि कुछ बात कर रहे थे। मैंने कहा, जी अंकल बताइए नंबर। मैं सच बता रहा हूँ, वो नंबर उसमें सेव ही नहीं हुआ था। मेरी तो कभी हिम्मत नहीं हुई। अब आज मैं कह रहा हूँ ये बात, वो नंबर ही सेव नहीं कर पाया मैं। अब डर गए। अब मैंने कहा कैसे, तो मैं तो चुप रहा। मैं कहा अपन कुछ मत बोलो, जैसी प्रभु इच्छा डांट पड़ेगी डांट खा लेंगे। मैंने तो वापस कर दिया फोन और चुप बैठ गया। हो गया? मैंने कहा जी गुरुजी। बहुत टाइम के बाद उन्होंने बोला, क्यों बेटा, वो नंबर? मैंने मुंह नीचे कर लिया। मैं कहा गुरुजी वो उस दिन आपका वो, बोलते हाँ वो डिफिकल्ट था थोड़ा फोन। बोले ये जो है ना आईफोन अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ, बोले ये बहुत ईजी है, देखो इसमें, बोले अब सीख लीजिए, इधर बैठ जा। और मुझे उसमें सब उन्होंने क्या कैसे, और इसका पोर्ट्रेट मोड और वगैरह वगैरह। तो मुझे ऐसा लगा कि वो उनके लाइफ को बहुत एंजॉय करते थे, उनको मजा आता था। वो कभी किसी की बुराई नहीं करते थे। मैंने आज तक उनसे किसी की बुराई नहीं सुनी।
कभी नहीं सुनी, यानी कभी भी नहीं सुनी, ऑनेस्टली कह रहा हूँ। और ये बात को एंडोर्स दुर्गा दीदी जो उनकी बेटी हैं वो भी करती हैं हर बार, कि वो कभी वो सभी अच्छे दिखते थे उनको। मतलब जैसे रियलिटी शोज वगैरह होते थे, अपन गाना सुन रहे हैं, ऐसा अपने को थोड़ा लगता है, थोड़ा सा बोला नहीं नहीं ये छोड़ो, वो देखो वो कितना अच्छा गाया। ये उनकी एक खास जो बात, वो हर प्रोग्राम में ऐसे तैयार होते थे जैसे उनका ये पहला प्रोग्राम है। क्या बात, क्या पहनूंगा, कैसे पहनूंगा, कैसे होगा, और हर चीज को समझने की। जब मेरे पापा से वो मिले तो उनको पता पड़ा कि ये वेटरनरी डॉक्टर हैं और हॉर्सेस में काम करते हैं। उन्होंने इतनी सारी चीजें पापा से पूछ ली कि अच्छा फिर वो खाते क्या है घोड़े, फिर आप कैसे देते हो, फिर हमने सुना है कि घोड़ा सोता नहीं है, फिर वो ये सब बातें उन्होंने पापा से। तो वो हमेशा अंदर से उनको हर चीज को जानने की इच्छा रहना, हर चीज को वो समझना चाहते थे। एक बहुत छोटा सा लास्ट अब बात चली है गुरुजी की तो बताता हूँ। उनका एक प्रोग्राम हुआ और उसके बाद उनको ताशकंद रशिया उधर ट्रैवल करना था। तो हम प्रोग्राम करके लौटे और उन्होंने उनकी धोती मुझे दी, बोले इसको प्रेस करके ले आओ। मैं गया, प्रेस की, मैं ऐसे दे रहा था, उन्होंने ना कुछ ऐसे उठाया, ऐसे देख के बोलते गौतम बाबू इसको पूरी खोलो, वो पूरी खोल खोल के प्रेस करो, ऐसे फोल्ड्स करके प्रेस नहीं करना है। ये मेरे पास आज भी मेरा क्वेश्चन है कि उनको पता नहीं, क्या एक भी सल नहीं था कपिल, मैं सच कह रहा हूँ, एक भी सल नहीं था पूरी धोती पे। तो मैंने कहा जी गुरुजी, मुझे उस धोती को, क्योंकि वो प्रेस टेबल छोटा था, मुझे 1 घंटा लगा था उस धोती को प्रेस करने में। हालांकि मुझे प्रेस करना वैसे ही बहुत खराब लगता है, पर वो एक धोती को प्रेस करने में ऑलमोस्ट 1 घंटा में लगा हुआ था। अब वो क्या नीचे जाए फिर सल हो जाए, फिर ऊपर करूं, फिर, और उन्होंने पकड़ लिया कि ये फोल्ड्स को प्रेस करके लाया है। अगेन ये उनका एक्सपीरियंस लाइफ का कुछ होगा, वो जो भी था, आई डोंट नो। तो ऐसे उनके साथ बहुत से इंस्टेंसेस हम लोग ने शेयर किए, लाइफ लेसन्स बहुत। और म्यूजिक की बात नहीं है, सिखाने की बात है। एक गुरु कैसा होता है, हर जगह वो सिखाते थे। एयरपोर्ट आए इंदौर, फ्लाइट लेट हो गई, वहाँ एयरपोर्ट मैनेजर से रिक्वेस्ट की कि मेरे बच्चे हैं वो भी बैठ जाएं, तो आपको, अरे बोले पंडित जी आप ज़रूर। हम बैठे और बोले लो लिखो, मुझे राग बाहर सिखा दिया, वहीं सिखा दिया एयरपोर्ट पे बैठ के। गाड़ी में है, चलो ये सीख लो, चलो ये ले लो, ये लिख लो, ये तू कंपोज कर लेना बाद में। He was always there to teach you things. He was always there to teach you things. मैं शायद से इस बात को थोड़ा सा अपने तरीके से बोलना चाहूँगा, he was always ready to give. Exactly. बिल्कुल ठीक कहा तुमने, हमेशा तैयार थे, हमेशा तैयार थे, हर वक्त तैयार थे। उसमें रात नहीं, दिन नहीं, समय नहीं कि अभी बैठे हैं तानपुरा लगेगा तो ही मैं बताऊं, ना 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 ना, जहां जो बैठे हैं, लो ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमने लाइफ में भी कुछ पाया है तो उसको देना, और उस देने से उस आनंद को प्राप्त करना। और उनके यहाँ से, रादर ये मेरे सभी गुरुओं के साथ है, आई डोंट नो अब ये क्या है, और मैं भी ये करने की बहुत कोशिश करता हूँ। हम गुरुजी के यहाँ से, मतलब अदिति, मैं, सानिका, या हम लोग सब जब भी उनके घर गए हैं या उनसे कहीं भी मिलने गए हैं, होटल में वगैरह, वो जिस हम समय पे गए, अगर वो ब्रेकफास्ट का समय है तो हमने ब्रेकफास्ट किया है, लंच का समय तो लंच, डिनर तो डिनर, जो भी है, कभी भी वो बिना खाना खाए या कुछ भी खाए, भले वो चॉकलेट होगी, एक जल्दी में है तो एक चॉकलेट हाथ में दे देते। ऐसा गुरुजी के साथ भी मैंने देखा है। सेम विद कल्पना दाई, चॉकलेट ही हाथ में, तू गाड़ी में खा लेना, ये ले जा। सेम मेरे जो और गुरु रग, अरे 1 मिनट बैठ जाओ, 1 मिनट बैठ, ये लड्डू खा लो। एंड माई फादर इज सेम। मेरे स्टूडेंट जब घर आते हैं तो उनको बिना कुछ भी हो, अब वो क्या है आई डोंट नो, इसके पीछे सब क्या होता है, ये सब अगेन मैंने कहा ना कुछ सीक्रेट्स हैं, तो उस पेपर मुझे अच्छा लगा ये, तो मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ कि अगर ऐसे कुछ, इट्स नॉट अबाउट फूड, इट्स अबाउट द क्या कह सकते हैं, भाव। आपका क्या भाव है, वो आपको एक देने का भाव, मुझे लगता है इससे और बेहतर होता है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ इस चर्चा में बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, और ये समय आपने दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तुमको भी, क्योंकि गुरुजी के जाने के बाद शायद उनके ऊपर इतनी सारी बात मैं बहुत अच्छे से अपने आप को संभाल के मैं तुम्हारे साथ कर पाया हूँ, तो उसके लिए तुमको भी बहुत धन्यवाद। कि मुझे ऐसा, वही मैंने कहा कुछ हम सीखेंगे भी आज, तो मुझे ये सीखने मिला कि हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस, क्योंकि करना तो होंगे, तो ये तुमसे सीखने मिला। और बस आखिरी हम
एक बात बताता हूँ, जब गुरुजी नहीं रहे थे, उनको जब इंडिया लाया गया था यूएस से, तो इंदौर से मैं और अदिति बाय कार, वो कोरोना का टाइम था तो हम कार से ट्रैवल करते हुए जा रहे थे, और ये मैं पहली बार रादर किसी इंटरव्यू में मैं ये बात बता रहा हूँ, गाड़ी में जाते जाते मैं सो गया था, रात का टाइम था। हम बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि पता नहीं मुझे कुछ शब्द सूझने लगे और मैं उनको मोबाइल पे लिखता गया। मुझे ऐसा लगता है शायद कि उन्हीं ने मुझसे लिखवा लिया, और वो लाइंस मैं तुमसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, और इसके बाद शायद हम इसको विराम देंगे। मैंने ऐसा, वो उस टाइम ऐसे लिखा गया कि गोविंद बुलाए सो चले गए, ऐसो निष्ठुर तुम कब भये, गोविंद हम उन तुम ही मिलाई, और तुम ही उन हाथ छुड़ाई। फिर उसका अंतरा बंदिश का ऐसे बना कि तन आयो पर मन नहीं आयो, क्योंकि वो यूएस से लाया था उनको। तो तन आयो पर मन नहीं आयो, नैनन से अब जल नहीं आयो, सब कुछ जस को तस ही राही, सब कुछ जस को तस ही राही, राज करन को तुम नहीं, और गोविंद बुलाए सो चले गए। बहुत सुंदर। तो ये उन्होंने लिखवा लिया मुझसे, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज के इस इंटरव्यू से हमने जाना, और हम सब इस बात को जानते हैं कि लाइफ में अप्स डाउन्स, हाई लो, प्रॉफिट लॉस, जय पराजय, हार जीत, धूप छांव लगी रहती है। समय और परिस्थिति के अनुसार हम अपने आप को ढालते रहे और आगे बढ़ते रहे। एंड ऑफ द डे द शो मस्ट गो ऑन। इस कॉन्वर्सेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं, और इस टॉपिक के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमसे ज़रूर शेयर करें, और हम जल्दी मिलते हैं, इसी टॉपिक पर बात करते हैं एक अगली पर्सनालिटी से। तब तक हम सभी अपना ख्याल रखें।